बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के ऊपर जो हमला हुआ उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तफसील के साथ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात की वजह क्या है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हुकूमत के हवाले से आपको पता है कि दोबारा एक तारीख दे दी गई है, दोबारा चमगोइयाँ, दोबारा अफवाहें, दोबारा दावे सामने आ रहे हैं, ख़बरें दी जा रही हैं कि हुकूमत जो है वो जारी है। और उसका पहला स्टेप बहुत सारे लोगों ने ये बताया था कि आज जो बजट पेश होना था कि बजट पास नहीं होगा, और उसमें कल से आपने देखा जब कल इशाई हुआ तो बताया गया, हारून रशीद साहब ने कहा कि 28 लोग नाराज़ हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि 30 लोग हुकूमत के नहीं आएंगे वोट देने, और वन एंड ओनली माय फेवरेट हामिद मीर साहब, उन्होंने जो दावा किया उस पर तो मैं बिल्कुल अलग से एक वीडियो करूँगा। तो ये बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि बजट पास नहीं होगा, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। मैंने कई लोगों को सुना, हालांकि मैं हैरान होता हूँ कि हमारे लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। पिछली बार आपको याद होगा जब 2019-20 का बजट पास होने का वक्त था, उस वक्त बहुत ज़्यादा शोर बरपा हुआ था, बहुत ज़्यादा कहा गया था कि बजट पास नहीं होगा। उस वक्त भी यही कहा गया था कि बजट क्योंकि पास नहीं होगा तो ये हुकूमत जो है वो घर चली जाएगी, हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। लेकिन उस वक्त भी मुझे याद है कि मैंने एक वीडियो की थी और तफसील के साथ बताया था कुछ लोगों से बात करके कि कानून के अंदर, आइन के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि हुकूमत अगर बजट पास कराने में नाकाम हो जाए तो वो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। हाँ, अखलाकी तौर पे बात होती है, लेकिन कानूनी और आइनी तौर पर ऐसी कोई बात नहीं थी। अब ये हुआ कि और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये हुकूमत को, इमरान खान हुकूमत को घर भेजने की जो तारीखें दी जा रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, ये इस हुकूमत को आए हुए भी 2 साल मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन ये छठा ऐसा वाक़या था जब पूरे तौर पे जो है वो एनालिसिस दे दिया गया है कि हुकूमत जो है वो घर जा रही है। मैं आपको बताऊं कि जब पिछले साल में बजट का मौका था तो 176 वोट लिए थे हुकूमत ने और 140 वोट थे अपोजिशन के, यानी 30 वोटों का फ़र्क था। असद उमर साहब ने ट्वीट किया था, उन्होंने 29 वोट कहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये 30 वोट थे, जो मैंने चेक किया वो 30 वोट थे। अब हम आ जाते हैं आज पे। आज हुकूमत ने वोट लिए 160 और अपोजिशन ने वोट लिए 119। एक शेख ऐसी आई जिसके ऊपर वोट हुए, तो अपोजिशन के 119 वोट थे, हुकूमत के 160 वोट थे, यानी 41 वोट नहीं 161 थे, या कहीं पे 161 रिपोर्ट हुआ है, कहीं पे जो है कहीं पे जो है 160 हुआ है, यानी 41 या 42 वोट हुकूमत को ज़्यादा पड़े। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की जो तादाद थी वो है 180, यानी हुकूमत के पास इस वक्त वोट थे 180, जबकि अपोजिशन के पास वोट थे 161। अब अगर आप इन दोनों की तादाद को देखें तो हुकूमत को अगर 180 में से 160 वोट भी पड़े हैं तो हुकूमत के लोग कितने कम थे, 20 लोग कम थे। और अपोजिशन को अगर 161 में से 119 वोट पड़े हैं तो ये 42 वोट कम हैं, अपोजिशन के 42 वोट कम हैं, यानी हुकूमत के जितने लोग कम थे उससे डबल तादाद जो है वो अपोजिशन की कम थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे 30 लोग नहीं आएंगे और 25 से 30 नहीं आएंगे, और हारून रशीद साहब का था कि 28 लोग नाराज़ हैं, और हामिद मीर साहब तो बिल्कुल ही एक वक्री बात कर रहे थे। और पिछले अब ये जो चीज़ है, इससे अपोजिशन का जो बयानिया था, जो एक पूरा वो माहौल बना रहे थे, कल से आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, ये कर देंगे वो कर देंगे, बजट मुस्तरद कर देंगे। और मैंने आपको बताया पिछली बार तो मौलाना फजल रहमान साहब बहुत एक्टिव थे कि बजट पास नहीं होगा, और उनको ये उम्मीद लग गई थी कि बजट पास नहीं होगा तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, दोबारा इलेक्शन होंगे तो मैं आ जाऊँगा। और अगर मैं ना आया, अगर नून लीग ना जीती, अगर पीपल्स पार्टी ना जीती और दोबारा इमरान खान जीता, तो फिर उन्होंने कहा हम फिर धरना देंगे, फिर इलेक्शन कराएंगे, फिर इमरान खान आगे फिर धरना देंगे, फिर इलेक्शन कराएंगे। तो उनका ये था कि तब तक हम इलेक्शन कराते चले जाएंगे जब तक फजल रहमान साहब भी एमएनए नहीं बन जाते, और जब तक नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं जीत जाते और उन दोनों के साथ मिलकर फजल रहमान साहब को इक़्तिदार में हिस्सा नहीं मिल जाता। तो उनका ये था कि हमारे यहाँ शफाफ इंतखाबात की, उन्होंने कहा कि तारीफ़ ये है कि जब इमरान खान नहीं आएगा और नून लीग और पीपल्स पार्टी और फजल रहमान साहब आएंगे तो उसको वो शफाफ इंतखाबात जो हैं वो मानेंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि ये देखें ना, अपोजिशन ने पहले दावे किए पिछले साल इसके सेनेट वाला, फिर अपोजिशन ने कहा जी वो आर्मी चीफ के एक्सटेंशन वाले के ऊपर ये हुकूमत तरमीम नहीं करा पाएगी, हुकूमत घर चली जाएगी। उसमें खुद इन्होंने लाइन लैग पर जिस तरह वोट दिए वो आपको पता ही है। सेनेट इलेक्शन आपको याद होगा, सादिक निजानी साहब को हटाने के लिए इनके अपने वोट किधर चले गए थे, और आपको याद होगा उस वक्त एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तहकीकात कराएंगे, कमेटियाँ बन गई, लाला लाला शाबा शाबा, ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़ी हवाई फायरिंग हुई थी।
फिर क्या हुआ? मुकम्मल खामोशी, कोई बात नहीं, कोई उसके ऊपर बात नहीं कि वो इंक्वायरी हुई नहीं हुई, हुई तो उसके ऊपर क्या बना। इसके बाद मैं साथ ही बात करता हूँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। मैंने बात करनी थी, पहले भी कुछ बात की थी, कुछ और उसके ऊपर बात करनी थी, लेकिन क्योंकि मैं बहावलपुर चला गया था, हमारे दोस्त मुगीस अली साहब के वाले साहब की डेथ हो गई थी, तो उधर उनके पास ताज़ियत के लिए दुआ भी कीजिएगा, अल्लाह ताला उनके वाले साहब की मग़फ़िरत करे, दर्जात बुलंद करे। तो उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, अज़ान हो जाए उसके बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। जी, तो मैं बात कर रहा था जब मैंने वीडियो रोकी कि हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के मामले पे अभी तक बात हो रही है। इस हवाले से उमर अयूब साहब और नदीम बाबर साहब ने जो फैक्ट्स बताए थे वो मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ, फिर कुछ सवाल हैं उस पर मेरे, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। उमर अयूब साहब ये कहते हैं कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ी हों। वो कहते हैं नून लीग के दौर में एक मरतबा 31 रुपये जो है वो इकट्ठी कीमत बढ़ी थी, जबकि आज असम्बली में हमाद अज़हर साहब कह रहे थे 35 रुपये। हमाद अज़हर कहते हैं कि नून लीग के दौर में इकट्ठे 35 रुपये बढ़े थे, वो कहते हैं 31 रुपये बढ़े थे। खैर, वो ये कहते हैं कि उस वक्त एक माह में 31% जो है वो इजाफा था। ये वो कहते हैं 2014 की बात है। फिर वो कहते हैं कि आलमी मंडी में पिछले 40 दिनों में 112% कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। वो कहते हैं कि 112% बढ़ी हैं, लेकिन हमने जो है वो सिर्फ 25% बढ़ाई हैं। फिर वो कहते हैं कि एशिया में सबसे कम पाकिस्तान में मिल रहा है, जो प्राइसेस हैं सबसे कम है। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि अमीर अब्बास साहब ने बड़ी रिसर्च के बाद एक वीडियो की, और अमीर अब्बास साहब का ये था कि 27 मुल्क सिर्फ ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तान से कम कीमत जो है वो पेट्रोल मिलता है। बाकी जो दुनिया के मुल्क हैं 200 के करीब, 27 के अलावा जितने मुल्क हैं उन सब में पाकिस्तान से ज़्यादा जो है वो रेट है पेट्रोल का और डीज़ल का। फिर वो कहते हैं कि उमर अयूब साहब के क्योंकि रुपए की कदर में कमी हुई है, डॉलर थोड़ा सा महंगा हुआ है, ये भी एक वजह थी। नदीम बाबर साहब कहते हैं कि 18 मई को $21 फ़ी बैरल था आलमी मंडी में तेल की कीमत। वो कहते हैं 28 मई को $31 फ़ी बैरल हो गई, और 20 जून को $44 फ़ी बैरल हो गई, यानी डबल से भी ज़्यादा। 18 मई और 20 जून के दौरान डबल से भी ज़्यादा कीमत हो गई, और वो कहते हैं 112% बढ़ गई। फिर वो कहते हैं ये उन्होंने वो बताया कि पाकिस्तान में 100 रुपये मिल रहा है, इंडिया में 180 रुपये है, चाइना में 137 रुपये है, यानी पाकिस्तान के हिसाब से इस तरह से उन्होंने सारे हिसाब किताब करके बताया। ये इस पर आप बहुत बात सुन चुके हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि 28 फरवरी के बाद और अब की कीमतों में उन्होंने मुआवजा किया। उन्होंने कहा कि 28 फरवरी से लेके और जब अभी कीमतें बढ़ाई गई हैं उससे पहले 42 रुपये जो है वो पेट्रोल की कीमत कम की गई और 47 रुपये डीजल की कीमत कम की गई। 42 रुपये कम की गई, लेकिन अब जब बढ़ाई गई तो 25 रुपये बढ़ाई गई, यानी अभी भी 17 रुपये कम है 28 फरवरी के मुकाबले में। फिर वो कहते हैं कि डीजल जो है वो 21 रुपये का इजाफा किया है 27 के मुकाबले में, तो अभी भी तकरीबन 26 रुपये जो है वो उस कीमत से कम है जो कि 28 फरवरी को थी। अच्छा, अब वो ये भी कहते हैं कि 1500 पेट्रोल पंप जो है गैर कानूनी हैं। वो कहते हैं स्टॉक का कोई निज़ाम नहीं था, कि चेक करने का निज़ाम नहीं था। अब हम सिस्टम बना रहे हैं, हर डिपो का रिकॉर्ड होगा, किसके पास कितना स्टॉक है, कितना वो बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तारिक खोसा साहब को कहते हैं कि नून लीग के दौर में इन्हीं चीज़ों के ऊपर इंक्वायरी का कहा गया था, फिर अचानक उनको इंक्वायरी से रोक दिया गया, और वो कहते हैं उन्होंने इसका अपनी किताब के सफ़र नंबर 241 में जिक्र भी किया है। फिर वो कहते हैं कि GST के हवाले से उन्होंने बात की। ये खैर उन्होंने जो है वो पॉइंट्स सामने रखे और सारा जो मलबा है वो उन्होंने डाला कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें क्योंकि बढ़ी इसलिए हमने बढ़ा दिया। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर ये चीज़ें थी तो अगर जब पेट्रोलियम प्राइसेस वो बढ़ा रहे थे तो उस वक्त पहले आगे प्राइस कॉन्फ्रेंस कर देते, पहले बता देते। दूसरा सवाल ये है कि जब पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोलियम प्राइसेस कम होती हैं आलमी मंडी में, तो हमें कहा जाता है कि जी 3 माह लगेंगे आप तक इसका फ़ायदा पहुँचते पहुँचते, क्योंकि हम जो स्टॉक खरीदते हैं वो 1 महीने एडवांस खरीदते हैं, 1 महीने एडवांस सौदा होता है, फिर वो आता है, फिर अगले महीने ये वो इस तरह जमा तफरी करके, और हमें ये कहा जाता है कि जब कम होती है कीमत तो 3 माह लगते हैं जी अवाम सारिफ तक वो फ़ायदा पहुँचने में। अब जब ज़्यादा हुए हैं तो कहते हैं जी इतने ज़्यादा जो है वो 20 जून को हो गया। जब 20 जून को ज़्यादा हुआ तो 26 जून को जो है जनाब उन्होंने बढ़ा दिया, और ये बहुत बड़ा ब्लंडर था जिसने भी कराया है कि 26 जून को बढ़ा दिया जाए बजाय यकम का जो है वो इंतज़ार किए। फिर एक और मामला है हैजिंग के हवाले से बात की डॉक्टर अली मलिक साहब ने भी अपनी वीडियो में, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हैजिंग के ऊपर नदीम बाबर साहब ने खुद ये कहा था कि हैजिंग तो शायद हम ना कर पाए। इस पर डॉक्टर अली मलिक साहब की बात ठीक है कि जो बेचने वाला है वो क्यों उस कीमत पे पूरे साल के लिए देगा, जो इंतहाई कम कीमत है वो क्यों ये अपना नुकसान करेगा। लेकिन नदीम बाबर साहब ने कहा था कुछ और, उन्होंने बताया था जो कि टेक्निकली मैं नहीं बता पाऊँगा आपको क्योंकि वो टेक्निकल एक चीज़ है, कि उनका कहने का मकसद ये था कि बहरहाल वो पूरे साल के लिए मुआहदा कर सकते हैं और बड़ी कम कीमत पे कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया गया। स्टोरेज के हवाले से बात हुई, स्टोरेज पाकिस्तान में नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं था कि स्टोरेज क्यों नहीं बढ़ाई गई। जिनकी जिम्मेदारी थी स्टोरेज बढ़ाना उन्होंने भी नहीं बढ़ाई।
जिन्होंने स्टॉक पूरे रखने थे उन्होंने भी नहीं रखे, और हर जगह पे जो है ना वो माफियाज, हर जगह के ऊपर मोनोपोली, हर जगह के ऊपर कार्टेलाइजेशन, अजीब सा निज़ाम जो है पाकिस्तान के अंदर पिछले 30-40 सालों से चल रहा है। फिर उसके बाद ये बात दुरुस्त है, इस पर भी अली मलिक साहब ने बात की कि जब डिमांड बढ़ी है लॉकडाउन खुलने की वजह से और फिर रशिया की और सऊदी अरब के आपस में मामला तय हो गए, तो उनके मामला तय होने से ज़ाहिर है पेट्रोलियम प्राइसेस आलमी मंडी में ऊपर गई हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि जी उस वक्त गलती की थी जब इकट्ठे जो है वो 30-40 रुपये कम कर दिया गया था, तो भाई उस वक्त ये सोचना चाहिए था ना करते आप कम। अब जब आपने उस वक्त कम किया, उस वक्त आप थोड़ा कम कर लेते, लेकिन अब जब जिस मशकूक अंदाज से बढ़ाया गया, ओगरा को जिस तरह से बाईपास किया गया, जिस तरह से वजारत ख़जाना की समरी के ऊपर ये सारा कुछ रातों रात किया गया है और यकम का इंतजार नहीं किया गया, तो हुकूमत किसी भी तौर पर इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही और अवाम में बड़ा शदीद गम और गुस्सा है, बहुत जो है वो अब अवाम में इसके ऊपर रद्दअमल है। और मैं आपको बताऊँ अपोजिशन को तो आपने देख लिया बजट में भी कि अपोजिशन के पल्ले कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते हुकूमत का, वो उसी वक्त ही कुछ उनकी जान में जान आएगी जब इनका गुब्बारा उस वक्त ऊपर जाएगा अपोजिशन का, जब उसमें हवा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट भरेगी। इस्टेब्लिशमेंट की हवा जब तक नहीं होगी तो ये गुब्बारा धड़ाम से नीचे आ गिरेगा, इसमें कोई वो नहीं है। तो बात यह है हुकूमत के इस एक चीज़ ने जितना इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाया शायद उनको अंदाज़ा नहीं है, और जब तक ये इसकी कीमतें आप कम नहीं करते, इस चीज़ को मैनेज नहीं करते, क्योंकि अवामी तासुर क्या है, अवामी तासुर यही है कि आपको पेट्रोल पंप के जो लोग हैं, जो ऑयल कंपनीज़ हैं, उन्होंने आपको ब्लैकमेल किया और उनके आगे आपने सरेंडर कर दिया। पहले उन्होंने शॉर्ट कर दिया पेट्रोल, उन्होंने दिया नहीं, डीजल दिया नहीं, जैसे ही आपने पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई फ़ौरन उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह आएँ सारे और जितना मर्जी लेकर जाएं। पहले जो है वो नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद सुन रहा था मैं आमिर मतीन साहब को, वही बात ये दुरुस्त कहते हैं, वो कहते हैं कि इसके ऊपर भी उसी तरह के ऑडिट होना चाहिए जैसे चीनी के ऊपर किया गया, और IPPs के ऊपर जो ऑडिट कराया गया वो भी आप देख लें कि वो पब्लिक नहीं हुई रिपोर्ट। और इसके ऊपर भी ये जो पेट्रोलियम का सारा मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी ये बताया गया था कि अगर चंद पैसे बढ़ा दिए जाएं मैनिपुलेट करके और फिगर्स में या किसी भी तरह से चंद पैसे बढ़ा दिए जाएं तो अरबों रुपए का जो है वो करप्शन की जाती है, खांचे लगाए जाते हैं। तो बिल्कुल इसके ऊपर होनी चाहिए। आप देखें ना पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी हैं, अब उसकी वजह से क्या होगा, बिजली और गैस की रेट बढ़ेंगे। अब आप देखें जब पेट्रोल 116 रुपये पे था तो जहाँ पे जो चीज़ थी, जब पेट्रोल 70-74 रुपये पे भी आ गया वो कीमतें वहीं खड़ी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ हुकूमती मशीनरी काम नहीं करती, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, हमारे यहाँ प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ काम नहीं करती। अब जब कीमत 70-74 रुपये पे आई तो रेट वहीं पे खड़े थे जहाँ पे 116 रुपये पेट्रोल था और वो थी। अब जब कीमतें दोबारा 100 पे गई हैं, अब वो जो कीमतें जहाँ पे खड़ी थी जो कम नहीं हुई थी अब वो बढ़ जाएंगी और कोई आपको नज़र नहीं आएगी, कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी आपको नज़र नहीं आएगी। पंजाब में मैं आपको बता चुका हूँ कि मियां असलम इकबाल साहब का सब्जेक्ट है, लेकिन वो नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ कि उनको, मेरा तासुर ये है कि पंजाब में भी जो सीनियर बुज़रा हैं, जो PTI के पुराने लोग हैं, वो इसलिए काम नहीं करते, वो ये समझते हैं कि हम काम करेंगे, अगर हम उससे बेहतरी आएगी तो क्रेडिट तो उस्मान बुज़दार को जाएगा, और वो ये समझते हैं कि उस्मान बुज़दार तो डिज़र्व ही नहीं करता था वज़ीर आला तो हमें बनना चाहिए था। तो ये वो मामलात हैं जिस वजह से, और नुकसान किसको हो रहा है, इमरान खान को हो रहा है। गालियाँ किसको पड़ रही हैं, इमरान खान को पड़ रही हैं। लोग किसको बुरा भला कह रहे हैं, इमरान खान को कह रहे हैं। सवाल इमरान खान के ऊपर उठ रहे हैं। और इनकी आपस में जो ग्रुपिंग है, जो आपस की चपकलिश है, जो फवाद चौधरी ने कहा था कि PTI की हुकूमत को सबसे ज़्यादा नुकसान असद उमर, जहांगीर तरीन और शाह महमूद की लड़ाई का हुआ, कि अब आप देखें कि उस तरह से अब मिसाल के तौर पर उस टॉक शो के ऊपर बात तो बहुत हुई, वो जो अंबर शमसी साहिबा वाले प्रोग्राम में, जिसमें असद उमर साहब ने उनको सही टेक ऑन किया। लेकिन बात यह है कि असद उमर साहब ने इस चीज़ को उस तरह से डिफेंड नहीं किया कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ाई गई, इस चीज़ को उन्होंने डिफेंड नहीं किया। क्यों? ज़ाहिर है उनको आपने वजारत ख़जाना से हटा के और हफीज़ शेख साहब को लगाया है, और जब इन लोगों को लगाया है तो वो क्यों जस्टिफाई करेंगे, वो क्यों डिफेंड करेंगे? यही वो मसाइल हैं इनके। और अब आप देखेंगे तोहफाई का एक महंगाई का एक तूफ़ान आएगा, और वो जो महंगाई का एक तूफ़ान आएगा उससे हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। इस हुकूमत को ख़तरा अपनी कारकर्दगी से है, अपनी इमरान खान साहब को ख़तरा अपनी टीम से है, अपने दावों से है, अपने वादों से है, अपनी की गई बातों से है। उनको कोई ख़तरा जो है वो अपोजिशन से नहीं है। और देखते हैं कि अब ये इस चीज़ पे कैसे जो है इसको करते हैं। ये जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है, अभी तक तो कहीं पे भी, मैं अभी बहावलपुर गया, बहुत सारी जगहों पे हम रुके, टोबा टैक्सिंग रुके, लोगों से मिले, खानेवाल मिले लोगों से, लेकिन लोग किसी भी तौर पे मुतमईन नहीं है। बिल्कुल हुकूमती टीम उनको मुतमईन नहीं कर पाई और लोगों को बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्योंकि उसकी वजह यही है ना कि अगर तो जब पेट्रोल 30-40 रुपये कम हुआ
47 रुपये कम हुआ और उस वक्त महंगाई भी बहुत कम हुई होती, तो फिर तो लोग कहते हैं यार चलो ठीक है, हमें उस वक्त फ़ायदा हुआ, अब चलो थोड़ा सा उसके मुताबिक बढ़ भी जाएगा। उस वक्त भी कीमतें कम नहीं हुई और अब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ये सबसे बड़ा अलमिया और सबसे बड़ा मसला है। देखते हैं कि इस चीज़ को इमरान खान साहब कैसे जो है वो इस चीज़ पे काबू पाते हैं और कैसे लोगों को इस पर मुतमईन करते हैं। और ये भी आपको बता दूं, भारत में 20 रोज़ से मुसलसल जो है वो हर दिन जब उनके पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों का तयन होता है तो 20 दिन से मुसलसल जो है वहाँ पे भी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं। ज़ाहिर है आलमी मंडी में जो कीमतें बढ़ी हैं इस वजह से वहाँ पे भी बढ़ रही हैं। तो लेकिन वहाँ पे 8 से 10 रुपये बढ़ी हैं और यहाँ पे 20 से 25 रुपये बल्कि बढ़ा दी गई। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि आपने बढ़ानी भी थी तो आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते, कुछ आप अपना टैक्स कम करते, कुछ आप लेवी कम करते, कुछ आवाम को रिलीफ देते, और अगर हुकूमत को सब्सिडी देनी पड़ती वो भी दे देते। क्योंकि देखें ना, अब हुकूमत सब्सिडी अगर मिसाल के तौर पे 5 अरब 10 अरब देती तो कोई इतना ज़्यादा वो नहीं था, वो भी आवाम के टैक्स का पैसा है ना। लेकिन अब क्या होगा, वो जो हुकूमत ने 10 अरब सब्सिडी देनी थी वो ना देने से अब आवाम की जेब से 100-150 अरब निकल जाएगा। ये सबसे बड़ा जो है वो अलमिया है। बहरहाल देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। नेक्स्ट वीडियो में और इश्यूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।